हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका अगला प्रश्न है, श्री लाल शुल्क के उपन्यास राग दरबारी के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो विडंबनाएं होती हैं उसके बारे में विश्लेषण कीजिए। मतलब राग दरबारी जो आपके सामने जो उपन्यास है उसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में क्या बताया है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपन अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, इससे संबंधित अन्य भी प्रश्न मैंने आधुनिक काव्य के करा रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ आपको ये पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर पढ़ लो। लोग पेड पैसे लेते हैं लेकिन मैंने फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा रखा, टेलीग्राम पे जरूर से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शॉपिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अभी प्रोडक्ट वाला, इस पे आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट व मंत्रा से जरूर से खरीद लेना। श्री लाल शुल्क का जो उपन्यास है राग दरबारी, वो 1968 में जो स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक उपन्यास है। मतलब श्री लाल शुल्क का जो उपन्यास है राग दरबारी 1968 में लिखा गया और स्वतंत्र होने के तुरंत बाद में जितना हिंदी साहित्य लिखा गया उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण साहित्य में से एक साहित्य इसका भी कुछ योगदान इसका भी दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक काल्पनिक गांव के रूप में दिखाया गया। इसमें क्या दिखाया है, एक काल्पनिक गांव है शिव गोपालगंज के माध्यम से ग्रामीण जो जीवन है उसकी गहरी विडंबनाएं, कुरीतियां और आधुनिक व्यवस्थाओं के खोखलेपन पे बात की गई है। मतलब ये एक उपन्यास है जो मुख्यतः आपके सामने जिसमें बात की गई है किसमें, एक ग्रामीण जीवन के ऊपर बात की गई है। तो उस ग्रामीण जीवन में किस तरीके से संघर्ष रहता है, किस तरीके से ग्रामीण जीवन के लोगों में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बात की गई है। साथ के साथ समाज में किस प्रकार की कुरीतियां पाई जाती हैं ग्रामीण जीवन में, या फिर समाज में क्या क्या आपके सामने अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उसके बारे में गहराई से बात की गई। क्यों? क्योंकि भाई जैसे भारत आजाद हुआ था तब अधिकतर लोग कैसे रहते थे, ग्रामीण जीवन में रहते थे। तब उस समय भारत में शिक्षा की कमी थी, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां हैं, समाज में जो कमियां हैं वो देखने को मिलती थी। तो इस पे ही बात की गई है। और उस गांव का क्या नाम है, शिवपालगंज है वो उस गांव का नाम है। ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अब ग्रामीण जीवन की प्रमुख विडंबनाओं की बात करें, क्या क्या देखने को मिलती है। पहला है भ्रष्ट राजनीति और सत्ता का जो दुरुपयोग है उसके बारे में बात की गई। पहले बात करें आपके सामने विडंबना, गांव की राजनीति पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो चीज को केंद्रित किया गया है वो गांव की भ्रष्ट राजनीति को केंद्रित किया गया है। यहाँ लोकतंत्र को पाखंड चलता है और चुनाव में केवल दिखावा मात्र। मतलब क्या दिखाया गया है कि लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा मात्र है, बल्कि क्या है, यहाँ तो चुनाव भी केवल दिखावा मात्र है। लोकतंत्र सिर्फ पाखंड के रूप में यूज कर रहा है। लोग क्या करते हैं, पैसे के दम पे, बाहुबल के दम पे लोगों को डरा कर धमका कर क्या कर रहे हैं, चुनाव को हाईजैक कर लेते हैं, चुनाव को जीत लेते हैं। बाहुबल, चाटुकारिता व तिकड़म से ही सत्ता हासिल की जाती है। और क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर लोग किस प्रकार से सत्ता हासिल करते हैं, बाहुबल के दम से, पैसे के दम पर। चाटुकारिता मतलब एक जो चाटुकारिता होता है, मतलब किसी की जो पैसे के दम पे, मतलब किसी की बड़ाई करके, किसी की जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ रहकर क्या करता है, क्या की जा रहा है, सत्ता को हासिल किया जा रहा है। और कुछ जो चालाकियां हैं, तिकड़म है, उसको लगाकर जो सत्ता है उसको अपने हथियाने का कार्य किया जा रहा है। विश्लेषण की बात करें, उपन्यास का मुख्य जो पात्र है वैद्य जी, गांव के राजनीति के केंद्र में है। तो इस जो उपन्यास है उसका जो मुख्य पात्र कौन है, वैद्य है। वैद्य जी है, वो गांव के क्या है, राजनीति के मुख्य केंद्र में है। वही इस राजनीति में रहते हैं, मतलब सरपंच समझ लो वही है वैद्य जी को। वे अपनी दबंगाई और छल कपट से सहकारी समिति, कॉलेज और प्रधानी पर अपना कब्जा जमाए हैं। वो क्या करते हैं भाई, अब साफ बात ऐसी है कि 1968 की कहानी है, पैसा लोगों के पास उतना होता नहीं था, लोगों के पास गरीबी उस समय ज्यादा देखने को मिलती थी। अब भाई वैद्य जी के पास अच्छा खासा पैसा, वैद्य जी ने अपने गांव में हथियार रखी सरकारी समिति। मतलब सरकारी समिति वो होती है जहां पर जो आपके सामने जितने भी गांव के जो मुखिया लोग हैं वो बैठते हैं, उस पे उनका हक है। कॉलेज को अपने अंडर ले रखा है सरकारी, लेकिन क्या कर रखा है भैया जी, आप अपनी जो चलाते हैं, क्योंकि प्रधान वही रह गए गांव के, मुखिया वही रह गए, तो वही कहते हैं तो वही होती है। और प्रधानी पर भी अपना हक जमाए रखे।
गांव के लोग, चाहे वे गरीब किसान हो चाहे सामान्य नागरिक, सत्ता के इन भूखे भेड़ियों के आगे लाचार हैं। अब आपके पास पता है भाई, सत्ता का पहला नियम ही यही होता है कि अगर आपके पास सत्ता जितने दिन नहीं आई इतने दिन लिबर लिबर करना है, जिस दिन आ गई उस दिन आपको किसी को कुछ समझना नहीं होता है। तो यही हो रहा है आपके सामने, चाहे गरीब किसान हो चाहे या सामान्य नागरिक, सब क्या बेचारे उन जो वैद्य जी हैं गांव के, वो नाम उनका वैद्य वैद्य है लेकिन काम उनके वेद वाले बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे अवैध काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? सत्ता के व्यक्तिगत स्वार्थ, मुकदमेबाजी और विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। और सत्ता का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? सत्ता का जो सदुपयोग है जनता की भलाई और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये तो ठहरे अपने वैद्य जी। वैद्य जी क्या करते हैं? अपने जो विरोधी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है उस पर कोई मुकदमा लगा दो, गलत मुकदमा लगा दो, क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं का है भाई। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास सब कुछ है भाई, उसी का प्रशासन होता है। सरकार भी उसी के हिसाब से कार्य करती है। तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं और विरोधियों को अलग अलग प्रकार की गलत गतिविधियों में डालकर उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था का पतन। गांव का शिक्षा स्तर एकदम निम्न स्तर पे है। तो विडंबना की बात करें तो गांव का जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा हो चुका है? एकदम निचले स्तर पे जा पहुंच चुका है। कॉलेज केवल डिग्री बेचने और छात्रों की राजनीति का मोहरा बनाने का अड्डा बन गया। मतलब जो वैद्य जी के गांव की जो आपके सामने कॉलेज है, जिसका कार्य क्या था? लोगों को शिक्षा प्रदान करना, लेकिन शिक्षा की जगह वो लोगों को क्या कर रही है आपके सामने? लोगों को गलत पटरी पर ले जाने का कार्य कर रही है। जहाँ पे कॉलेज में बस बच्चों को फर्जी डिग्री बांट दी जाती है, और राजनीति में जो नए नए उम्र के जो छात्र आते हैं जिन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है, उनको क्या अपनी राजनीति के माध्यम से मोहरा बनाया जा रहा है। विश्लेषण की बात करें, वैद्य जी का इंटर कॉलेज केवल एक दुकान है। मतलब वैद्य जी के जो इंटर कॉलेज है वो क्या एक दुकान की तरह है। जिस तरीके से दुकान में क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति जाकर अपना सामान खरीद सकता है पैसे की तरीके से, उसी तरीके से उनकी दुकान है। वहां पे शिक्षा के नाम पर सिर्फ क्या होता है? दिखावा होता है और खूब चलता है भ्रष्टाचार, पैसे दो डिग्री लो। समझ में आ गया? जहाँ शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, नकल खुलेआम होती है। मतलब भाई सरकार उनकी है तो व्यवस्था इसी हिसाब से होती है उनकी भी। एक आम जीवन की कहानी है कि साहब शिक्षकों से कोई मतलब है नहीं, नकल कराओ और पास हो जाओ। छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य गौण हो गया है। जिसके लिए शिक्षा की शुरुआत की गई थी वो तो है नहीं, बल्कि आपके सामने जो छात्रों का काम क्या है? जो वेद जी है उनकी जो उनको जिताने में, उनको छात्र राजनीति में राजनीति में आगे बढ़ाने में मदद करने में उनका कार्य है। ये केवल एक तंत्र बन गया है जहां से सर्टिफिकेट मिलते हैं, और एक पूरी तरीके से एक तंत्र बना दिया गया है। बच्चों को सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वैद्य जी को छात्रों की जरूरत होती है राजनीति के लिए। दोनों का अपना मिलीभगत से अच्छा काम चल रहा है। छात्र यूनियन के चुनाव में लाठी डंडे चलते हैं और छात्रों का भविष्य दांव पर रहता है। और जब छात्र यूनियन के, जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तब वहां पर क्या चलते हैं? लाठी डंडे चल रहे हैं। और जो छात्र हैं, जो वहां पर बच्चे रहते हैं, उनका जीवन कैसे दांव पर दिखाई देता है। अगले वाला न्याय व्यवस्था और खोखलापन। गांव में न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई। अगर गांव की बात करें, वहां पे पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। वहां पर आपके सामने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है वो लोगों की रग रग में बस चुका है। अदालत और पुलिस थाने को न्याय दिलाने के बजाय अन्याय के उपकरण बन गए हैं। और आपके सामने जो अदालत और पुलिस थाने, वो साफ बात मानते हैं वेद जी की। ऐसे समझ लो कि वेद जी ने कह दिया, बात काम हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये एक है जिनका काम, जो न्याय के मंदिर थे वो अन्याय के मंदिर आपके सामने अन्याय के पुजारी बन चुके हैं, अदालतें और पुलिस। गांव की छोटी छोटी बातों पर क्या होता है? मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं और वेद जी जैसे लोग अपनी पहुंच के और पैसे के दम पे न्याय को प्रभावित करते हैं। मतलब छोटे छोटे भाई दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होगी, अब आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं भाई, आपस में लड़ाई होना तो एक आम बात होती है। लेकिन उन छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते हैं? मुकदमे हो जाते हैं। तो वैद्य जी क्या करते हैं? वैद्य जी जैसे जो लोग होते हैं वो पैसे के दम पे न्याय को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, प्रभावित करते हैं। पुलिस भी सत्ताधारी वर्ग के हाथों की कठपुतली है। और आपके सामने जो पुलिस है ना, वो भी जो वैद्य जी जैसे लोग हैं उनकी कठपुतली के रूप में कार्य करती है और भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। उसको भी कोई मतलब नहीं है, उसको भी पैसों के बदले काम करने का काम करती है सिर्फ। गरीब व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटकता है। और गरीब व्यक्ति है जिसको बेचारे को न्याय के लिए वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन न्याय की जगह अन्याय ने जगह ले ली है और उसे कभी न्याय नहीं मिलता। और वास्तविकता यही है कि न्याय सिर्फ नाम का है। न्याय कहीं पर जमीन पे नहीं दिखाई देता है। न्याय सिर्फ पुलिस पुलिस थाने की जो स्लोगन है वहीं पर दिखाई देता है। न्याय आपको धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है इस काम में।
अगले वाला क्या है, आर्थिक शोषण और गरीबी। आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है लोगों का, गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और आर्थिक शोषण आज भी व्याप्त है। आज भी क्या है, गरीबी, भाई आपको पता है 1968 के आसपास की कहानी है। उस समय लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर करते थे, लोगों के पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो यही कहानी इसमें भी दिखाया गया है कि जो गरीबी है और आर्थिक शोषण है वो आज भी इस कहानी में मुख्य रूप से दिखाया गया है। योजनाएं केवल कागज पे बनती है और लाभ निचले स्तर पे नहीं पहुंच जाता है, ऊपर वाले कर्मचारी कटक जाते हैं उनको। इसमें क्या दिखाया गया है कि भाई मतलब एकदम वास्तविक जो जीवन होता है ना, ग्रामीण जीवन, एक वास्तव जो जीवन है उसके बारे में इस कहानी में आपके सामने हर चीज को अच्छे से दिखाया गया है। जैसे कि सहकारी समिति जैसी संस्थाएं जो किसानों को मदद के लिए बनाई गई। सहकारी समिति किसके लिए बनाई गई थी, कि किसान है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, जो किसान है उनके जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनको क्या दूर की जा सके। लेकिन वो क्या हो चुके हैं, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। अब वो क्या है, उसमें खूब बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार होता है और ऋण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। और जो ऋण है जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो ऋण गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, फिर उसे चुकाने में अत्यधिक कठिनाई होती है। और जो ऋण है आपके सामने, ऋण जो लोगों को दिया जाता है सस्ते दर पे, उसको नहीं दिया जाता है, और जो साहूकार लोग होते हैं उनसे ऋण दिया जाता है जिससे वो आसानी से नहीं चुक सके। और इसका क्या होता है आपके सामने, जो किसान है वो आज भी कर्ज और शोषण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। भाई कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो किसानों की जमीन ले ली जाती है, उनको बेकार या कम पैसे में मजदूरी करने के लिए क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। अगले वाला है सामाजिक मूल्यों का शरण। गांव में पारंपरिक सामाजिक मूल्य और नैतिकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो एक गांव है, यहाँ पे जितने भी जो सामाजिक मूल्य हैं और जो नैतिकता है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। चाटुकारिता, पाखंड, स्वार्थपरता और अवसरवादिता ने उसका स्थान ले लिया है। तो आपके सामने जो गांव है, जो जहाँ के जो सामाजिक मूल्य है और जो नैतिकता है जिसके आधार पर पूरे गांव को आगे बढ़ना था, वो क्या धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मतलब जो संस्कार है गांव के, जहाँ पे गांव के जो लोग जिस प्रकार से रहते हैं वो खत्म हो चुके हैं। चाटुकारिता, वैद्य जी के आसपास लोगों का रहना, है ना। स्वार्थपरता, मतलब जो जिसका जैसे स्वार्थ निकल रहा है उस तरीके से कार्य करना, और जिसको जैसा अवसर मिल रहा है वो उस तरीके से फायदे उठा लेता है। गांव का कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। मतलब इस गांव में क्या दिखाया गया है, सब व्यक्ति जो वैद्य हैं उन्होंने इतनी अव्यवस्था फैला दी है कि सब क्या करते हैं आपके सामने, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जिसका जैसे स्वार्थ सिद्ध हो जाता है उसी तरीके से स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हर कोई ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे शोषण करने के लिए तैयार है। भाई सबका यही उद्देश्य है कि कैसे अपना काम निकल जाए, दूसरे वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। इससे मानवीय संबंधों में गिरावट आई है और विश्वास का अभाव है। इस गांव में क्या है, अच्छे से मानव जो लोगों के बीच में जो विश्वास होता है, विश्वास ही कोई भी रिश्तों की आधार होता है, तो वो तो है नहीं बिल्कुल भी लोगों के बीच में। और आपस में जो लोगों के मानव संबंध है वो भी अच्छे नहीं है। अगले वाला पॉइंट है आधुनिकता और परंपरा का द्वंद। गांव में आधुनिकता का प्रवेश हुआ है। गांव में क्या है, आपके सामने चुनाव हो गया, कॉलेज हो गई, ये सब चीजें आधुनिकता देखने तो मिली है, लेकिन ये चीजें गांव के मूल रूप को सुधारने के बजाय उन्हें भ्रष्ट कर रही है। मतलब जो गांव में उनकी जो मूल स्वरूप था, गांव की जो व्यवस्थाएं थी, वो उसको शिक्षा का प्रभाव बढ़ाया, नई योजनाएं आई, सहकारी समिति देखने को मिली, चुनाव हो रहे थे, लोकतांत्रिक परंपरा भी चल रही थी आपके सामने, जो कॉलेज है, शिक्षा को भी बढ़ावा के लिए कार्य हो रहा था। लेकिन वास्तविकता यही है, जमीनी स्तर की बात करें तो इनमें से किसी भी चीज का जो फायदा है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय उन्हें भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो परंपराएं हैं वो किसका रूप ले चुके हैं, एक प्रकार से ढोंग है उसका रूप ले चुके हैं। उपन्यास दिखाता है कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाला रंगनाथ भी अंततः गांव की व्यवस्थाओं को बदलने में असक्षम पाता है। मतलब जो गांव से एक लड़का, रंगनाथ नाम का लड़का जो बाहर से शिक्षा प्राप्त करके आता है, वो प्रयास करता है कि किसी प्रकार से आपने आप हम मैं इस गांव की व्यवस्थाओं को बदल दूं, लेकिन वो खुद भी इसको क्या पाता है, असक्षम पाता है और खुद को निराश महसूस करता है। और अंत में वो क्या हो जाता है, वो भी उस व्यवस्थाओं के आगे घुटने टेक देता है और खुद को निराश पाता है। राम दरबारी उपन्यास ग्रामीण जो भारत है उसकी विडंबनाओं के कटु यथार्थ को प्रस्तुत करता है। तो राम दरबारी जो उपन्यास है उसमें जो ग्रामीण जीवन में अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसका जो कटु यथार्थ है, उसकी जो आपके सामने जो जो कटु वास्तविकता है, कठोर वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करता है कि ग्रामीण लोगों का जीवन वास्तविकता में होता कैसा है।
यहाँ स्वतंत्रता के बाद में लोकतंत्र, शिक्षा और न्याय के आदर्श केवल कागजों तक सीमित है। और इसके बाद में जो आपके सामने जहां पर जो न्याय है, स्वतंत्रता है और शिक्षा है, उसके जो आदर्श की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कहां पर है? केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। श्रीलाल शुक्ल ने अपने सख्त व्यंग्य के माध्यम से, तो श्रीलाल शुक्ल है जिनको अपने व्यंग्य करने के लिए, तंज कसने के लिए, शानदार साहित्य को धरातल में जमीनी घटनाओं का जो आपके सामने साहित्य रचने वालों के रूप में जाना जाता है, उन्होंने ग्रामीण जीवन की इस विडंबनापूर्ण स्थिति को उजागर किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने गांव की किस प्रकार के जो विडंबनापूर्ण जो स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास किया है और तत्कालीन भारतीय व्यवस्था है उस पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो यह आपके सामने जो पूरा का पूरा प्रश्न था, जो राग दरबारी नामक जो उपन्यास है उसके ग्रामीण जीवन में क्या क्या परेशानी है उसके बारे में अपने विस्तृत से पढ़ा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।